जय हिंद साथियों, नमस्कार जी, वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो चलिए आज जो है ना हम लोग इसका पार्ट जो है 2 देखेंगे। इससे पहले 1 हो गया था, उसमें आपको जो है ना युगल विभाजन का 1 नंबर का जो है ना सवाल था वो खत्म कर दिए थे। आज हम लोग यह मेरा पार्ट 2 है, इसमें हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को पढ़ेंगे, ठीक है ना? और बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए सीधा क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, राइट ना? चलिए। और देखिए इस सवाल को आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अक्सर विद्यार्थी को ना इस सवाल में दिक्कत रहता है कि सर इसको प्रूव कैसे करें, समझ में नहीं आता है, ठीक है ना? मेरे भाई आप सभी विश्वास रखिए, आज के बाद आप सभी को एक भी डाउट नहीं, एकदम आपको एकदम लाइन बाय लाइन एक तरीका आपको हम बताएंगे, ठीक है? तो देखिए ध्यान से। सवाल क्या है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक। हमें दर्शाना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वह इस रूप में होता है: 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। यह चीज हमें प्रूव करना है, प्रमाणित करना है, ठीक है? तो आइए इसे सिद्ध करते हैं। चलिए लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। मैंने मान लिया कि ए जो है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। आप यहाँ पर एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है एवं आपका जो बी का मान होगा, गौर कीजिए यहाँ पे बी का मान आपका क्या होगा। यहाँ देखिए 6q+1 है ना, ये आपका जो 6 है यह आपका बी का मान होगा, ठीक है? यह बी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे माना है। क्योंकि जब आप आप लोग जानते हैं कि ए बराबर PQ+R यूक्लिड विभाजन का यह शर्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ए बराबर, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यू आपका है और यहाँ पे क्या है, बी है। तो बी का जगह में क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है और प्लस यहाँ पे 1 है। तो हम समझ गए कि यह हमारा ए है, तो हमारा बी होगा, ये हमारा क्यू होगा और यह हमारा आर होगा, ठीक है ना? जो आपका यहाँ पर बी का मान है वही यहाँ पे लिखना है कि बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 6 है। मेरे भाई गौर करना एक चीज, यदि आपका बी का वैल्यू 6 है तो शेषफल क्या हो? तो ध्यान दीजिएगा, जब आपका बी का वैल्यू 6 है तो शेषफल जो है हमेशा 6 से कम ही होगा। चाहे शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे कि हम 2 से भगा दिए 9 में भगा दिए, ठीक है ना? तो 2 चौके 8 हो गया, बचा कितना, 1। शेषफल कितना बच गया, 1 बच गया। इसे क्या कहते हैं, बी कहते हैं। इस वाले वैल्यू को बी कहते हैं। तो बी का मान क्या है, 2 है। तो शेषफल क्या होगा, 2 से कम होगा। चाहे तो शेषफल 0 हो सकता है, चाहे तो वह 1 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे शेषफल कितना है, 1 है, या यहाँ पे 0 भी आ सकता था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि आपका बी का मान मेरे भाई 2 होगा तो शेषफल जो है 2 से कम होगा। वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन हमेशा 2 से कम रहेगा, ठीक है ना? यदि मान लिया जाए, सपोर्ट कीजिए, सपोर्टेड मान लिया जाए कि आपका जो बी का वैल्यू है, जो भाजक है, वो मान लिया जाए 5 आ गया, ठीक है? भाजक जो है मान लिया 5 आ गया, तो बताइएगा आप लोग कि शेषफल क्या होगा? तो शेषफल 5 से कम ही होगा, 5 से ज्यादा नहीं होगा, है ना? 5 से कम ही रहेगा। तो वह चाहे तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या 4 हो सकता है ना, इसी के बीच रहेगा, है ना? यहीं तक रहेगा। लेकिन आपका 5 नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे 2 है, पर यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2 एकम 2 यहाँ तो भाग लग जाएगा। इसलिए आपका जो शेषफल होता है हमेशा इससे 20 से कम रहेगा, मतलब भाजक से छोटा ही रहता है। सपोर्ट कीजिए कि मान लिया जाए मेरे भाई कि बी का वैल्यू जो है 7 है, बी का वैल्यू 7 है, तो समझ गए कि शेषफल जो है 7 से कम ही होगा। चाहे वो 0 हो सकता है, 1, 2, 3, 4,
5 या 6 यहीं तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आई होप कि आप सभी यह बी और आर के मतलब समझ गए होंगे, ठीक है ना? चलिए, अब आते हैं सीधा हम लोग सवाल पे चलते हैं। मच्छर जो है थोड़ा परेशान कर रहा है हम लोगों को। चलिए, है ना? तो यहाँ पे बी का मान हमारे पास कितना दिया गया? 6 दिया गया, तो मान लिया कि बी का मान 6 हो गया, तो शेषफल क्या होगा? जो आर जो शेषफल है, वो हमेशा क्या होगा? बी से छोटा होगा। अगर शेषफल 6 है, तो आपका 5 सॉरी बी आपका यदि मतलब भाजक आपका 6 है, तो शेषफल आपका क्या होगा? आपका 6 से कम होगा, मतलब 5 तक होगा। अब इनमें से कौन होगा? हमें तो पता नहीं है। हाँ, इतना कन्फर्म है कि यदि बी का मान 6 है, तो शेषफल 5 तक ही होगा। इतना कन्फर्म है। चलिए, अब आते हैं यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ध्यान दीजिएगा, इसका शर्त आप लोग जानते ही हैं कि ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा? छोटा होगा। ये आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे ना, आपका 0 होगा, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं बारी-बारी से हम जाँच करेंगे। कभी शेषफल 0 लेंगे, कभी 1 लेंगे, कभी 2 लेंगे, कभी 3 लेंगे, कभी 4, कभी 5। इस तरह से हम लोग जितना शेषफल हमारे पास अवेलेबल है, उन सारे शेषफल तक हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना? लेंगे। चलिए, लेते हैं स्थिति पहला, यानी कि केस 1। केस 1 में यदि मान लिया जाए, सपोर्ट कीजिए, यदि मान लिया जाए कि शेषफल जो है ना हमारे पास 0 होता, 0 हो तो क्या होता? तो देखिए, ए बराबर क्या होता है, इस पर बैठाना है आपको, ठीक है ना? तो ए बराबर क्या होता है? बी क्यू। तो बी का मान कितना है? 6 है, हो जाएगा 6 और क्यू। अब प्लस आर, आर का मान क्या लिए? 0। तो गौर कीजिएगा, आपका क्या बचेगा? 6 क्यू बचेगा, इसको बोलेंगे 1। एकदम समझिएगा ध्यान से। चलिए, अब आते हैं केस 2 में। केस 2, यदि मान लिया जाए कि शेषफल जो है मेरे भाई 1 होता, अभी कितना लिए हैं? 0 लिए हैं। अब 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4, फिर 5 लेंगे, ठीक है ना? तो सब जितना शेषफल हमारे पास अवेलेबल है, उतना तक इसको क्या करेंगे? आगे हल करेंगे, ठीक है ना? तो केस 1 में हमारा क्या हो गया? ए का मान 6 क्यू आ गया, ठीक है ना? अब आगे बढ़ेंगे, केस 2 में क्या लिए हैं? केस का मतलब होता है स्थिति, मतलब दूसरा स्थिति में यदि मेरे पास शेषफल कितना हो जाए? 1 हो जाए। क्या हो जाए? शेषफल 1 हो तो। तो क्या हो जाएगा? ए बराबर बी क्यू, देखिए इसी पे बैठाना है। बी क्यू, तो बी का मान हमारे पास क्या है? 6 है, हो जाएगा क्या? 6 क्यू प्लस क्या है? आर होता है, तो आर का मान कितना? 1 है। इसको क्या बोल देंगे? समीकरण 2। चलिए, केस 3, यदि मान लिया जाए कि शेषफल हमारे पास 1 नहीं होकर अगर 2 होता, तो क्या होता? 2 हो तो, 2 हो तो ध्यान दीजिएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा? वही 6 क्यू प्लस यहाँ पे आर होता है, तो आर का मान कितना है? 2 है, ठीक है। आप चाहे इसमें कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2 तिया 6 और 2 एकम 2। इसको क्या बोलेंगे? समीकरण 3। इस तरह से और आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं केस, केस जो है 3 हो गया, अब 4 में चलते, चौथा स्थिति में चलते हैं। यदि शेषफल मेरे भाई पहले क्या था? अब 2, अब क्या लेना है? आगे बढ़ेंगे 3। यदि मान लिया जाए शेषफल कितना हो हमारे पास? 3 होता, तो क्या स्थिति होता? ठीक है ना? तो स्थिति क्या मच्छर जो है ना, इधर भाई डिस्टर्ब कर रहा है। तो चलिए देखिए, तो तो ए बराबर क्या होगा? वही 6 क्यू प्लस शेषफल कितना है? 3। इसको बोलेंगे इक्वेशन 4 बोलेंगे। चाहे तो यहाँ पे हम 3 कॉमन ले भी सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं। चलिए, केस 5, यदि शेषफल 3 तक ले चुके हैं ना, अब आगे बढ़ेंगे 4।
यदि शेषफल हमारे पास क्या होता, 4 होता है ना, 4 हो तो क्या होता, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वही 6Q प्लस यहाँ पे आर हो जाएगा 4। चाहे तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इसको बोल देंगे समीकरण क्या, 5 बोल देंगे। समीकरण 1 2 3 4 5 5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं मेरे भाई केस 6 में आते हैं। यदि चौथा स्थिति में चलेंगे, यदि हमारे पास शेषफल जो है क्या होता, 5 होता तो क्या, है ना। यदि शेषफल क्या हो, 5 हो तो क्या कंडीशन होता, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वही 6Q प्लस आर। आर का मान कितना है, 5। इसको क्या बोल देंगे, समीकरण 6। अब जितना शेषफल था हमारे पास अवेलेबल, वहां तक तो हम सॉल्व कर लिए। अब हमें यह बात पता कर कर लेना है कि कौन कौन जो है ना समीकरण में सम मिल रहा है, कौन कौन समीकरण में विषम मिल रहा है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि दर्शाना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है, यानी विषम पूर्णांक, यानी यह सब विषम है। देखते हैं किसमें किसमें विषम आता है, ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिएगा, जहां Q क्या है, कोई पूर्णांक है, Q कोई पूर्णांक है, इसका मतलब यह हुआ कि Q जो है आपका क्या होता पूर्णांक है ना। एक हो सकता है, दो हो सकता है, 3 4 5, है ना। कौन पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक है। तो Q का मान आप बड़े बड़े से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से सभी में धर के चेक करना है। चलिए आइए पहले हम इसको चेक करते हैं। और कीजिएगा कैसे चेक करते हैं इसको, ठीक है। इसको चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, ए बराबर हमारे पास क्या है, 6Q। 6Q, अब देखिए 6 इंटू ए का मान, Q का मान धरते पहले एक, एक धरेंगे तो ए गुना 6 हो जाएगा 6। क्या सम आया कि विषम आया, ये सम आ गया ना। अगर फिर धरेंगे यहाँ पर 2 धरेंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अगर फिर यहाँ पे 3 धरेंगे तो छोटिया कितना हो जाएगा 18। देख रहे हैं ना, 18 12 6 ये सभी क्या आ रहा है, सम आ रहा है। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है विषम पूर्णांक सिद्ध करना है। उन्हीं समीकरणों को लेना है जिनमें कि विषम आ रहा है। तो समीकरण 1 में क्या देखते हैं कि हमारा जो है ना सम आ गया, विषम नहीं आया। चलिए इसको यहाँ से खत्म कर देते हैं। हमारा तो समीकरण 1 में आ गया, सम आ गया, यह हमारा नहीं होगा, ठीक है ना। इसको गोली मारिए, समीकरण 1 नहीं हुआ। समीकरण 2 जांच कर लेते हैं। यहाँ पे Q का मान 1 लेंगे तो 1 इंटू 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 हो जाएगा 7। ये बात समझ में आया। फिर यहाँ पे Q का जगह हम क्या लेंगे, आपका 2 लेंगे। यहाँ पे बीच में इंटू होता है, गुना होता है। यहाँ पे Q का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 गुना 6, 2 6 12, एक कितना आ गया 13। यहाँ धरेंगे 3 3 6 18, एक जोड़ हो जाएगा 19। देख रहे हैं ना, 7 13 19 कौन सी संख्या है, विषम संख्या या विषम पूर्णांक है। इसका मतलब हुआ यह हमें तो मिल गया भैया, यह हमारा विषम पूर्णांक है। चलिए एगो मिल गया। फिर आगे चलेंगे, यहाँ चाहे आप यहाँ धर के जांच कीजिए या फिर यहाँ धर के जांच कीजिए, बात एक ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे धरेंगे 1, देखिए 1 धरेंगे तो 1 गुना 6 हो जाएगा 6, 6 प्लस 2 हो जाएगा क्या 8 हो जाएगा। जो कि सम आ रहा है ना, ये भी हमारा नहीं होगा। सम वाला नहीं लेना, केवल विषम वाला लेना है। अब यहाँ धरेंगे तो गौर कीजिएगा, तो धरेंगे 1, क्यू का मान क्या धरेंगे, 1 धरेंगे तो 1 गुना 6 6 प्लस 3 6 3 9। फिर धरेंगे अगला 2 धरेंगे, 2 6 के 12 3 हो जाएगा 15। देख रहे हैं ना, क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। 9 15 कौन संख्या है, विषम संख्या है ना। इसका मतलब हुआ कि हमारा समीकरण ए वाला भी क्लियर है। 4 भी क्या गया, विषम आ गया है। यही तो हमें खोजना है कि किसमें किसमें विषम आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ आते हैं, समीकरण 5 को जब चेक करते हैं तो बारी बारी से धरिए। क्यू का मान लेते हैं, फिर 1 लेते हैं। 1 गुना 6 6 प्लस 4 6 4 हो जाएगा 10। क्या आ गया, सम आ गया ना। आगे भी जांच कर लीजिए ना, 2 धरेंगे, 2 6 के 12 4 हो जाएगा 16। क्या आ रहा है, सम आ रहा है ना, यानी कि ई वाला नहीं होगा। जिसमें जिसमें भी सम आएगा उन्हीं समीकरणों को लेना, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं इसमें। अब यहाँ क्या करेंगे, क्यू का वैल्यू वही 1 धरेंगे, 1 इंटू 6 हो जाएगा 6 प्लस 5 हो जाएगा 11। 11 आ गया। फिर यहाँ धरेंगे 2, 2 6 12 12 5 हो गया 17। देख रहे हैं क्या आ रहा है, 11 17 विषम संख्या आ रहा है। इसका मतलब हुआ ये भी हमारा विषम संख्या है। तो कह सकते हैं समीकरण 2 क्या 2 4 और 6 से स्पष्ट है कि विषम पूर्णांक को हम
6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में दर्शा सकते हैं, है ना? किसमें समीकरण 2 में, समीकरण 5 में और 6 में। ऐसा करते हैं हम यहीं पे, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? चलिए ले लिए, हम इसको यहीं पे लिख देते हैं, टेंशन मत लीजिए। क्या लिखेंगे? किसमें विषम पूर्णांक आया? बोलेंगे समीकरण 2, 2 था ना? 2 में आया था विषम पूर्णांक, ठीक है? और किसमें? 4 में। 2, 4 एवं 2, 4 एवं 6, 6 से स्पष्ट है कि, है ना? जब हम समीकरण 2, 4 और 6 को देखते हैं, 2, 4 और 6 को देखते हैं, इससे स्पष्ट यह हमें हो रहा है देखने पर कि धनात्मक विषम पूर्णांक को देखिए 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो बोलेंगे समीकरण 2, 4 एवं 6 से स्पष्ट है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। यही बात को क्या करना है? प्रूव्ड करना था, जो कि हो गया प्रूव्ड। एक बार दोबारा इसको आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, सवाल नंबर आते हैं मेरे भाई क्या है? 3 है। बहुत प्यारा सा सवाल है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है ना? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ऐसे करना है, यानी मार्च करना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? क्या निकालना है? न्यूनतम संख्या क्या है? तो क्या करेंगे? इसका मौसम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? मौसम निकाल लेंगे। चलिए जी, 616 और 32 का मौसम, ठीक है ना? तो 616 बड़ा हो गया 32 से, जो बड़ी वाली संख्या उसको क्या कहते हैं? ये कहते हैं 616, छोटी वाली को भी कहते हैं 32। क्या लिखना है जी? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा? ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहां जीरो जो है ना इससे बड़ा होगा, लेकिन बी से क्या होगा? छोटा होगा। चलिए आते हैं प्रथम शर्त से, या प्रथम चरण बोल सकते हैं। प्रथम चरण में ठीक है, 32 से भगा देना है किसमें? 616 में। 32 से कम 32 हो जाएगा, 9 2 11, 2 6 और 9 12 में हो जाएगा, 9 दूनी 18, 27 एक 28 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा। ये ज्यादा हो गया क्या? 9 दूनी 18, 9 तेईस 27 एक 28 हो जाएगा। 8 16 में 8 हो गया 8, अच्छा खत्म हो गया। यहाँ आ जाएगा 32, 8 चौके 32। चलिए जी, हो गया। तो पहला में जो है ना 616 था, 616 बराबर क्या आ गया जी? 32 गुना 9 प्लस 8, ठीक है। अब आते हैं दूसरा चरण में। दूसरा चरण में क्या मिला हमें? दूसरा में मिला गया क्या? 32 बराबर 8 गुना 4, इसको मिटा देते हैं।
ना बड़ा परेशान करते हैं। क्या क्या था? 32 32 गुना 4 जोड़ 0, ठीक है ना? तो इस तरह से एचसीएफ कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखना है? अतः मार्च करने वाले स्तंभों की संख्या 8 है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक चीज यहाँ पे न्यूनतम संख्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ना अधिकतम संख्या होना चाहिए। तो हमारा टाइपराइटर जो है ना थोड़ा गड़बड़ कर देता है, तो चेक कर लेते हैं। क्योंकि न्यूनतम का मतलब एलसीएम होता है, अधिकतम का मतलब होता है एचसीएफ। ठीक है ना? तो हम चेक कर लेते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। हैं? गलत था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी? या क्या हो जाएगा? अधिकतम। क्या हो जाएगा? अधिकतम। सवाल था, आप लोग सही कर लीजिएगा। अधिकतम संख्या क्या है? अब आप लोग सोचते होंगे गुरु जी तो आप लोग कैसे सॉल्व कर दिए? हमें पता था पहले बच्चों, इसलिए सॉल्व कर दिए। हम सोच लेते पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद में इसको सही कर देंगे। ठीक है, इस तरह से एलसीएम एचसीएफ निकाल लेना है। तो मार्च करने वाले स्तंभों की जो अधिकतम संख्या है वह कितना है? 8 है। 8 स्तंभों के सामने से पूरा जो है ना आर्मी के जो टुकड़ी 16 है वो लाइन लाइन समान संख्या में खड़ा हो जाए। ठीक है, ऐसा करते हैं, आप लोग को क्लियर हो गया हो हर चीज। तो कल के क्लास में मिलेंगे और उसमें आप लोग को बताएंगे 4 नंबर 5 नंबर पूरा खत्म हो जाएगा कल 1.1। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा थोड़ा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।